हेलो मित्रों, तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कक्षा 10 विज्ञान का पूरा सीरियल से प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा और उस चैप्टर से जो भी प्रश्न होंगे, जो भी उसके सवाल होंगे, उन सभी सवालों को हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो कक्षा 10 विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। तो चलिए आज मैं आपको भाग 3 जो आपका भौतिक विज्ञान है उस भाग 3 का पहला पाठ शुरू करूंगा, जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड में देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पर, तो प्रकाश की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही होगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात जब आपके चारों ओर प्रकाश नहीं होगा तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जैसे समझ लीजिए कि आप किसी कमरे में हैं और उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो तो आपको उस कमरे की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं आपको सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो इससे हमको यह ज्ञात होता है कि प्रकाश के बगैर हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह हो गया आपका प्रकाश कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये आपकी परिभाषा होगी प्रकाश की। अब चलते हैं, दूसरा नंबर आपका आता है कि दीप्त वस्तुएं क्या हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती हैं। अर्थात ऐसी वस्तुओं को हम लेंगे जो स्वयं प्रकाश हमें दे सकती हैं। जैसे आपका हो गया लाइट, जो बल्ब लगी होती है, बल्ब हमें प्रकाश देता है इसलिए वह दीप्त वस्तु हो गई। ऐसे ही आपका लालटेन है, सूर्य है, आपका लैंप है। तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं होंगी जिससे हमें प्रकाश मिल सकता है उन सभी वस्तुओं को हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद आता है आपका अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लेंगे। अदीप्त वस्तुएं की परिभाषा दी गई है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, उन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया मेज, कुर्सी, डेस्क, बेंच, दीवार, इन सब के पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब इनके ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है तो वही प्रकाश हमें पुनः वापस दे देते हैं। तो इन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा आता है आपका अगला प्रकाशिक माध्यम। तो आप समझेंगे कि ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश जा सकता है। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश जा सकता है या जिस माध्यम में प्रकाश के चलने की संभावनाएं हो सकती है, उन सभी माध्यमों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है, आप समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए, प्रकाशिक माध्यम आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका पारदर्शक। तो पहले हम पारदर्शक को समझ लेते हैं। पारदर्शक वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक आर पार निकल जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आप उदाहरण लेंगे तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे जल हुआ। जल में क्या होता है कि जब हम लाइट एक छोर पर जलाएंगे तो वह प्रकाश जल को पार करके दूसरे ओर निकल जाता है। इसी तरह से आपका कांच हो गया।
जिसके पीछे साइड में तरफ पेंट ना किया हो एक साइड, उसमें भी प्रकाश आपका आर पार निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो भी माध्यम होंगे उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगला नंबर आपका आता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता। जैसे आप ले लीजिए दीवार, आप कमरे में लाइट जलाएंगे तो कमरे का जो प्रकाश होगा वो दीवार को पार करके बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगला है आपका पारदर्शक हो गया, आपका अपारदर्शक हो गया। अब आता है आपका पारभासक। तो पारभासक वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है। आंशिक रूप से मतलब है कि प्रकाश का थोड़ा बहुत भाग ही उसके दूसरी ओर निकल पाता है और उसका आधा से ज़्यादा भाग दूसरी ओर रुका रहता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि तेल लगा हुआ कागज़ ले लीजिए। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ होगा जो आपका, उसमें भी प्रकाश का आंशिक भाग ही दूसरी ओर निकलता है और उसका जो शेष भाग होता है प्रकाश का वो एक साइड में रुक जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा पारभासक। तो चलिए अगली जो हेडिंग है आपकी प्रकाश की किरण। ये जो हेडिंग बाय हेडिंग आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप एक बार सुन लेंगे पूरा वीडियो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए अगला हेडिंग जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें आता है आपका प्रकाश की किरण। यहाँ देख लीजिए आप, प्रकाश की किरण में तीन प्रकार की प्रकाश की किरणें होती हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की किरणें होती हैं। नंबर 1 आता है आपका अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है कि सारी प्रकाश की किरणें, जितने भी प्रकाश की किरणें होंगी वो चलकर किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही होंगी। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारे बगल में जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इस तरह से जो भी प्रकाश की किरणें चलकर बाहर से आ रही हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। यदि इस तरह का कोई फिगर हमारे सामने होगा या इस तरह से कोई प्रकाश की किरणें चलकर एक बिंदु पर मिलेंगी तो इस प्रकार की किरणों को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश की किरणें। अभिसारी में होता है कि सारी प्रकाश की किरणें एक स्थान पर आएंगी और एक स्थान पर मिल जाएंगी। इसी तरह से आपका आता है अगला नंबर अपसारी। अपसारी प्रकाश की किरणें। अपसारी प्रकाश की किरणें में होता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें ऐसे चारों ओर फैलती हैं। यानी कि अपसारी में क्या होगा कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल जाएंगी, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब आपसे पूछेगा पेपर में कि अपसारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं तो उसमें आप लिखिएगा कि वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से चलती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार की किरणों को हम अपसारी प्रकाश की किरणें कहते हैं। अगला नंबर आता है आपका समांतर प्रकाश की किरणें। समांतर प्रकाश की किरणों में यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, ये है आपका समांतर प्रकाश की किरणें। इसमें जितने भी प्रकाश की किरण होंगी वो सब एक दूसरे के समांतर में होंगी, यानी कि उनके बीच के जो स्थान होगा, जो गैपिंग होगी वो समान होगी। ऐसा नहीं है कि पहली वाली किरण और दूसरी वाले किरण में कुछ अलग अंतर हो, तीसरी वाले में कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकाश की किरणों में समान अंतर होता है। अब चलते हैं आगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये परीक्षा की दृष्टि से अवश्य पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, समझ लीजिएगा ध्यान से, प्रकाश परावर्तन में आपको लिखना होगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख रहे होंगे, यहाँ बोर्ड में दिया गया है
कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस तरह से, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है और समतल दर्पण से प्रकाश की किरणें फिर से उसी माध्यम में वापस जा रही हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आप कोई समतल दर्पण ले सकते हैं, घर पर यदि आप करना चाहते हैं तो इसे कर भी सकते हैं। एक समतल दर्पण लीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। रात के समय उसके ऊपर आप टॉर्च जलाइए तो देखेंगे कि उसका जो भी प्रकाश उस कांच के ऊपर पड़ेगा वह उसी तरफ फिर से वापस आएगा। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम भी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। यहाँ पर नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हम उसका चित्र भी बना दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए कि कोई आपका समतल दर्पण है, इस तरफ आप यहाँ पर देख लीजिए पेंट किया हुआ है नीचे की साइड में, ये आपका समतल दर्पण हो गया। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है इस तरह से, यहाँ देखिए समतल दर्पण पर पहुँचने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में टकरा कर ऐसे निकल जा रही है। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आप देख लीजिए जो ये प्रकाश की किरण आ रही है इसको कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण होगा। और जो टकरा करके वापस जाएगी वो परावर्तित किरण है। इस तरह से परावर्तित किरण, ठीक है। इस तरह से ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। और जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रही हैं ये बिंदु आपका आपतन बिंदु है। ऐसे ये आपका आपतन बिंदु होगा, ये देख लीजिए, यह है आपका आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर हम इस तरह से एक अभिलंब खींच देंगे ऐसे, ये आपका अभिलंब होगा इस तरह से, अभिलंब। तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यहाँ देखिए तो तीनों एक ही तल में है। तो ये हो जाएगा आपका पहला नियम। अब इसी के साथ आपका प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम देख लीजिए। तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ चित्र की सहायता से हम समझते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं अभिलंब और यह है आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये कोण है, ये आपका ये, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतित कोण कहते हैं। यही है आपका आपतित कोण। ये हो गया आपका आपतित कोण। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका आपतित कोण होगा या आपतन कोण भी कह सकते हैं आप। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये वाला कोण आपका, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आपका जो कोण बनेगा यह है आपका परावर्तन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं और आपतित किरण को I से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया आपतित कोण I और ये परावर्तित कोण R। तो दूसरा नियम में आपसे कह रहा है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। तो इस तरह से ये हो गया आपका प्रकाश परावर्तन के आपके नियम। अब हम चल रहे हैं आपको बताने के लिए
गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, आप समझ लीजिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक है आपका उत्तल दर्पण और नंबर दूसरा है आपका अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में अंदर की ओर जो दबा हुआ भाग होता है उसमें पेंट किया रहता है। इस तरह से देख लीजिए, ऐसे आपका होगा ये दर्पण, यह है आपका गोलीय दर्पण। इसमें ऐसे अंदर की तरफ जब आप पेंट कर देंगे, उस गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग में ऐसे जब आप पेंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसी तरह से आपका आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसी का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। जैसे इसमें आप अंदर की ओर पेंट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऐसे उत्तल दर्पण होगा ये। और जब आप बाहर की ओर ऐसे पेंट कर देंगे, गोलीय दर्पण के जब बाहर की ओर पेंट करेंगे इस तरह से, तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो आप इसे लिखेंगे कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें दबे हुए भाग पर कलई की होती है, कलई मतलब पेंट किया रहता है। और अवतल दर्पण में आप लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई की होती है, यानी कि जो उठा हुआ भाग होगा उस पर पेंट होगा, और उत्तल में आपका दबे हुए भाग में पेंट होता है। तो चलिए इस दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उन परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में परिभाषा भी पूछ लेता है इस दर्पण से संबंधित। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये इस तरह से गोलीय दर्पण जो होगा उसमें जो बीचों बीच से इस तरह से एक लाइन खींची रहती है, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। यह है आपका मुख्य अक्ष। इस तरह से किसी गोलीय दर्पण के जब बीचों बीच से एक लाइन खींच दी जाती है तो उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष पर यहाँ बीचों बीच में आपका होगा ये सेंटर, सेंटर यानी कि आपका वक्रता केंद्र। ये है आपका सेंटर मीन्स वक्रता केंद्र, यह है आपका वक्रता केंद्र जो सी से यहाँ पर देखिए प्रदर्शित किया गया है। ये है आपका वक्रता केंद्र। और यहाँ जो दर्पण और किरण दोनों जहाँ पर मिल रही हैं ये आपका हो जाएगा पी, ध्रुव जिसे कहते हैं। और इसी से संबंधित आपसे पूछ सकता है वक्रता त्रिज्या बताइए, है ना। आपसे जब परीक्षा में पूछे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए तो आप वहाँ पर कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ध्रुव और केंद्र के बीच में जो ये दूरी दिख रही है हमको, यही है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसे में आपका आ जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी चलिए देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये दर्पण तो आपका दूसरा दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में आपको ज़्यादा समझ में आएगा फोकस दूरी निकालना। तो चलिए देखते हैं। यह है आपका यहाँ पर अवतल दर्पण, ये हो गया आपका बाहर की ओर पेंट कर दे रहे हैं भैया, देख लीजिए। हम आपसे पहले भी बताए हैं कि बाहर की ओर जब हम पेंट करेंगे तो वो होगा आपका अवतल दर्पण। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। यहाँ पर हम आपको बताए थे था सेंटर वक्रता केंद्र, और यहाँ पर था ध्रुव। अब इसी जो मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी इस तरह से, ऐसे यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, यहाँ पर ये सभी किरणें दर्पण की ओर आ रही हैं। ऐसे तीर बनाए हैं, इसका मतलब है दर्पण की ओर आ रही हैं। तो दर्पण से परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर ऐसे एक बिंदु से होकर जाएंगी। इस तरह से देख लीजिए आप, ऐसे परावर्तित होकर एक बिंदु से होकर जाएंगी। तो जिस बिंदु से होकर जाएंगी ये सभी किरणें, उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। ये हो गया आपका फोकस। तो मुख्य अक्ष आपसे परीक्षा में पूछता भी है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बताइए, तो इसमें आप लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं
उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इस तरह से आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। तो चलिए देखते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जिसकी सहायता से हम जो भी सवालें होंगी उन सभी सवालों को हल करेंगे। तो इस सूत्र को आप अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये कभी आप भूलें ना। सूत्र है, यहीं से आप सूत्र स्टार्ट कर दीजिए याद करना और लिखना भी। तो यहाँ पर आप बोर्ड में देख रहे होंगे, देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आपसे पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस तरह से आप लिखेंगे, यानी कि F बराबर R बटे में 2। ये F जो है आपका फोकस दूरी है और R है आपका वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा। अब आपको बताते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको हम आज एकदम सरल तरीके से ट्रिक की सहायता से समझेंगे, जिसको आज तक आप कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं पाएंगे। इसको आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपसे जब भी पूछे कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहीं पर रखी जा रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहला आप ऐसे एक अवतल दर्पण बना लीजिएगा रफ कॉपी में, चाहे मन में। एक बार आप देख लेंगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हो गया आपका अवतल दर्पण। ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहाँ आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र और यहाँ हो जाएगा फोकस दूरी। ये हो गया आपका फोकस दूरी। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बार आप वस्तु को यहाँ रखिएगा अनंत पर, जिसका नाम होता है अनंत। ये है आपका अनंत। सबसे पहली बार आप अनंत पर वस्तु रखिए। दूसरी बार यहाँ देख लीजिए, नंबर 1 आपका अनंत होगा। यहाँ पर अनंत। सबसे पहले वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा। दूसरे नंबर पर वस्तु यहाँ चली आएगी। ध्यान से देखिए, आप अनंत पर होगी। अनंत के बाद ऐसे आप आइए तो यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये भी पूछता है कि वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए, यानी कि यहाँ पर होगी। तीसरा नंबर आपका होगा यहाँ पर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखना है। और चौथा नंबर इन दोनों के बीच में यहाँ रखना है वस्तु को। ये देख लीजिए, चौथा नंबर जब केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। और ये 5वां नंबर होगा आपका जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, यानी कि ऊपर साइड में आपकी वस्तु रखने की स्थिति है। यहाँ ऊपर साइड में वस्तु रखने की स्थिति है और नीचे साइड में प्रतिबिंब बनने की स्थिति हम प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर जब आप अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ 1 नंबर यानी कि फोकस पर बनेगा। जब आप वस्तु अनंत पर रखेंगे तो 1 नंबर यानी कि फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। दूसरा नंबर जब आप यहाँ वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है इस तरह बन जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ऐसे ही जब एक स्टेप और वस्तु आगे आएगी तीसरे नंबर पर, तो आपका प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, जस्ट सी के नीचे। ऐसे ही आप देखिए तो तीसरे नंबर के बाद आप चौथे पे जाइए तो वस्तु भी यहाँ आ जाएगी 4 स्टेज पीछे, यानी कि जब वक्रता केंद्र और F के बीच में वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, यानी कि केंद्र और अनंत के बीच में। और 5वां नंबर आप जब यहाँ रख देंगे फोकस पर वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब यहाँ अनंत पर बनेगा, यानी कि ये 5वां नंबर। यहाँ देख लीजिए, ये 5वां नंबर है आपका अनंत पर बन जाएगा।
तो इसको आपको याद करना है कैसे, इसको देख लीजिए। अनंत यानी कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगी प्रतिबिंब उससे उतना ही स्टेप पीछे होगा। इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी उसी प्रकार से आपका प्रतिबिंब पीछे होता चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगी कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा। जैसे आपसे पूछ ले परीक्षा में कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप फट से देखिएगा, ये तीसरा नंबर है तो तीसरा नंबर ऐसे पीछे से घूमिए तो तीसरा नंबर वहीं आ रहा है, सी के नीचे ही। तो आप बताएंगे कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जस्ट उल्टा अवतल दर्पण में वस्तु जो है ऊपर की साइड में रखी जाती है तो प्रतिबिंब जस्ट उसके उल्टा नीचे की ओर बनता है। तो इस तरह से आप पूरा याद कर लेंगे और आप प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा उसका उत्तर आसानी से दे। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण सूत्र बताने चल रहा हूँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इस सूत्र में आपको निकालना होगा दर्पण से फोकस दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों का संबंध। यानी कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण के फोकस दूरी में संबंध, ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। यानी कि इसका संबंध होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस तरह से आपका संबंध होगा। इस संबंध को आप आसानी से याद कर लीजिए, एक दो बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए एक बार हम आप साथ में रिवाइज कर देते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये होगा आपका संबंध। इसी तरह से आप इसमें कुछ मान को याद कर लीजिए, सवाल लगाते समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको याद करना होगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। यानी कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी दी जाएगी आपको, उसके सामने आप यहाँ माइनस में लिखेंगे, उस दूरी को आप माइनस में लिखेंगे। यानी कि U का मान सदैव ऋणात्मक रखा जाएगा। और अगला है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक रखी जाती है और अवतल दर्पण में ऋणात्मक रखी जाती है। जब भी आप सवाल लगाएंगे उसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि जो दर्पण दिया गया है वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी के सामने आप माइनस का साइन लगाइएगा, माइनस का चिन्ह। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी दिया है आपको 10, तो आप उसके सामने -10 लिखिएगा जब अवतल दर्पण होगा। इसी तरह से जब उत्तल दर्पण होता है तो उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण में जो आप फोकस दूरी रखेंगे उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाना है, यानी कि फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से आपका फोकस दूरी में जो संबंध था ये भी बता दिए हैं। अब अगला आ जाता है आपका रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, यहाँ आपकी परिभाषा दिख रही होगी। तो परिभाषा आप ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखा है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और जो वस्तु की लंबाई होगी, उन दोनों का जो अनुपात निकलेगा वही है आपका रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है I/O। जहाँ यम बराबर है आपका रेखीय आवर्धन, I है आपका प्रतिबिंब की लंबाई और O है आपका वस्तु की लंबाई। तो इस तरह से ये आपका जो भाग 1 था ये समाप्त होता है। तो इसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो सवालें होंगी, उन सवालों को हम हल करेंगे। तो चलिए आज आपको मैं पहली सवाल हल करवाता हूँ।
इसमें आपकी ये पहली सवाल है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। आज एक ही सवाल बताएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, और जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो केवल सवाल पर ही आधारित होगा, जिसमें सारी सवालें बताएंगे। अनेक प्रकार की सवालें होंगी, जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा से रिलेटिव सवालें होंगी, जो कई वर्षों पहले से पूछी जा रही सवालें हैं, उन सवालों पर आधारित आपको बताएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। और जब आप अच्छा अंक हासिल कर लेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मेरा अच्छा अंक आया था। ये नहीं है कि आप पास हो जाए तो कमेंट में भी ना बताएं। तो चलिए, आज पहली सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सवाल जो दिया गया है, उसमें आपके सामने दिख रहा होगा फोकस दूरी। यहाँ देखिए फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो ध्यान से देख रहे होंगे आप, तो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप सबसे पहले लिखेंगे फोकस, नहीं पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए दिया है, ऐसे आप लिखिएगा दिया है। तो जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। सबसे पहला है आपका फोकस दूरी, तो इस तरह फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी आपको सवाल मिले तो सवाल में आप देखिएगा कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है अवतल दर्पण, तो हम अवतल दर्पण में फोकस दूरी को ऋणात्मक रखते हैं, यानी कि उसके सामने हम ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको फोकस दूरी मिल गई। अब सवाल में देख रहे हैं तो इसमें दिया है कि इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि इस तरह से जब आपका दर्पण होगा तो दर्पण के सामने यहाँ पर ऐसे वस्तु रखी गई है जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी भी हमको दिया है जो है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे अब आप लिख दीजिए दर्पण से वस्तु की दूरी जिसे हम कहते हैं u, ऐसे ब्रैकेट में आप u भी लिख दीजिएगा, u बराबर 15 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है कि वस्तु की दूरी हरदम माइनस में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका फोकस दूरी, और आपको मिल गया है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हम निकालेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यही आपसे पूछा भी गया है सवाल में। तो चलिए देखते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फोकस के सूत्र से, दर्पण के फोकस के सूत्र से, ऐसे लिख दीजिए दर्पण के फोकस के सूत्र से। इस तरह से दर्पण का फोकस वाला सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर आप f का मान रख दीजिए और u का मान रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं मान को। तो 1/में f आपका दिया गया है -10 बराबर 1/में v प्लस 1/में u। तो u का मान है आपका आपका आवर्धन। तो ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है आपका I/o बराबर v/में u। तो m बराबर चाहे आप I/में o लिख दीजिए, चाहे v/में u लिख दीजिए। तो यहाँ हमको I और o का तो मान नहीं मिला है, इसलिए हम इसे नहीं लगाएंगे। हम लिखेंगे m बराबर v/में u। तो इस तरह से m बराबर हो जाएगा आपका v/u। तो v का मान हम देखिए निकाले हैं पहले से ही, 30 निकाले हुए थे, और यहाँ पर u का मान हुआ आपका 15। तो इस तरह से 15 से 30 में भाग लगाइए, आपको मिल जाएगा 2। तो m बराबर हो गया आपका 2, यानी कि रेखीय आवर्धन आपका मिल गया है 2। तो इस तरह से आपका हो गया पूरा कंप्लीट प्रश्न। तो और
यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा वीडियो आपको मिले तो चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब मैं दूसरा वाला वीडियो इसका जो न्यूमेरिकल यानी सवाल वाला वीडियो इसको जब मैं अपलोड करूं तो जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ और कब लोग देख भी लिए, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना मत भूलिएगा।